बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स यूज्ड इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। एंडोक्राइन डिसऑर्डर के हवाले से जितने भी ड्रग्स यूज़ होते हैं वो पढ़ेंगे। इसमें जो है सबसे पहला जो क्लास है दैट इज़ एंटी डायबिटिक्स। एंटी डायबिटिक्स आपको पता है कि वो ड्रग्स होते हैं जो हम डायबिटीज़ में देते हैं, ठीक है। तो डायबिटिक्स के पेशेंट्स के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उसको हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं। इसमें जो है सबसे पहले आपको उसकी थोड़ी बहुत एनाटमी और थोड़ी बहुत जो है चीज़ें बताई गई हैं, फिजियोलॉजी बताई गई हैं कि किस तरीके से डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है या फिर जो बीमारी है वो है क्या चीज़, वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। आपको पता है कि ये डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, कि जब इन चीज़ों की मेटाबॉलिज्म बॉडी में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए बॉडी में, और उसको कंट्रोल करने वाली जो चीज़ होती है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं वो हो नहीं, वो इनसफिशेंट हो, ठीक है, बॉडी में वो इनफेक्टिव, वो काम नहीं कर रही हो, उसको हम फिर उसके बाद जो डिज़ीज़ होती है उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक है टाइप 1 जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं IDDM, और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। मतलब ये कि टाइप 1 में आपको इंसुलिन चाहिए होगे, बाहर से आप इंसुलिन लोगे, उससे आपका जो है मतलब बॉडी के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते तो वो बाहर से जो आप दोगे वो वही काम करेंगे। लेकिन टाइप 2 जो है उसमें बहुत कम बाहर से इंसुलिन देते हैं और वो जो है काम भी नहीं करते, क्योंकि बॉडी के अंदर खुद ही इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो इनफेक्टिव होते, काम नहीं करते, तो बाहर से भी देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। इसी तरह जो डिज़ीज़ प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या होता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है। जब इंसुलिन की कमी होगी तो ज़ाहिरी बात है फिर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से होगा पोलीयूरिया। पोलीयूरिया मतलब ज़्यादा यूरिन का पास होना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब यूरिन पास होगा तो बॉडी से ज़्यादा वाटर निकलेगा। जब ज़्यादा वाटर निकलेगा तो ज़ाहिरी बात है फिर क्या होगा, आपको ज़्यादा प्यास लगेगी जिसको हम पॉलीडेप्सिया कहते हैं। पॉलीडेप्सिया के बाद जब प्यास लगेगी तो आपकी न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर जो होंगे वो ब्रेक होंगे, मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं ब्रेक होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल फैट्स, प्रोटीन्स, वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। मतलब फैट्स आके ब्लड में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और उसके बाद जो है आपको शुगर और डायबिटीज़ के जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, एंड यू आर द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। तो ये पूरा जो है एक प्रोसेस है कि किस तरीके से बॉडी के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस की बीमारी पैदा होती हैं और फिर आगे जाके वो क्या क्या मसले पैदा करते हैं, ये उसका एक प्रोसेस। अच्छा जी, नॉर्मली जो इंसुलिन होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर उसका काम क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज होता है उसके अंदर भी एक छोटे छोटे सेल होते हैं, उसको हम कहते हैं बीटा सेल्स, ठीक है। तो उनसे ये इंसुलिन रिलीज़ होते हैं, ठीक है। उनका एक ख़ास तादाद होती है, उतने ही जितने बॉडी के अंदर चाहिए, ठीक है, फूड को, और स्पेशली जो जिन चीज़ों में ग्लूकोज ज़्यादा होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या रिलीज़ होता है, इंसुलिन। ये नॉर्मल इंसुलिन का मेकेनिज़म होता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ उसके ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं और कुछ डायरेक्ट होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि इंसुलिन का मेन काम क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस कराना। ग्लाइकोजन का मतलब क्या होगा कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करना। जब आपने खाना खाया और उसके बाद जो है इंसुलिन आपके बॉडी में बढ़ गया तो जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है वो तो पूरी हो गई, लेकिन अब अगर एक्स्ट्रा है उसको लीवर में जो है वो स्टोर करते हैं ताकि आगे आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वो उसी को यूज़ करेंगे। इसी स्टोर फॉर्म को हम कहते हैं ग्लाइकोजन, जो कि लीवर और मसल में स्टोर होते हैं, ठीक है। लोअर्ड लेवल ऑफ इंसुलिन कॉज लीवर मसल टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज एंड एक्सक्रीटेड इनटू द ब्लड। अब अगर नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन अगर इंसुलिन का लेवल कम हो जाए तो ज़ाहिरी बात है फिर क्या होगा कि वो जो
लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है, ठीक है, वो लीवर से बाहर आएगा, ब्लड में आएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। इंसुलिन अगर नॉर्मल है, बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रहा है, तो नॉर्मली वो क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वो लो हो गए तो जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है वो भी आएगा बाहर, और ब्लड के अंदर क्या होगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। यही इंसुलिन का जो है वो क्लिनिकल एक्शन है कि किस तरीके से जो है वो इंसुलिन काम करता है। मेनली ये हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में हाई ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, जैसे कि अगर उसको मेंटेन ना किया जाए तो उसकी वजह से डायबिटीज़ की बीमारी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो लिपिड सिंथेसिस होता है, ठीक है, मतलब लिपिड्स का ब्लड के अंदर आना और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी ज़रूरत होती है उसको ट्राइग्लाइसराइड में कन्वर्ट करना। मतलब लिपिड जब ब्लड के अंदर आते हैं तो वो ट्राइग्लाइसराइड में कन्वर्ट होते हैं, किसकी वजह से, इंसुलिन की वजह से, जिसकी ज़रूरत होती है। अब अगर इंसुलिन कम हो जाए तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, फिर ये लिपिड्स कन्वर्ट नहीं होते ट्राइग्लाइसराइड में, और ब्लड की जो ज़रूरियात और न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं होती, ठीक है। तो नॉर्मली इंसुलिन के ये फंक्शन है। अब नॉर्मली ये है कि एक तो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना और लिपिड को ट्राइग्लाइसराइड में कन्वर्ट करके ब्लड में भेजना। लेकिन अगर कभी भी इंसुलिन की कमी आए, उसमें मसला आए, तो फिर ये काम नहीं होंगे और द पेशेंट विल बी डायबिटिक। अच्छा, अभी हम जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ की जो बीमारी है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं थ्रू डाइट, एक्सरसाइज या फिर प्रॉपर मेडिकेशन के ज़रिए। मतलब उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कैसे कि आप उसको डाइट सही दोगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, ग्लूकोज कम हो, एक्सरसाइज कराओगे, ठीक है, और इसके अलावा उसको प्रॉपर मेडिकेशन दोगे। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है तो हम उसमें वो देते हैं, इंसुलिन देते हैं, कुछ ओरल मेडिकेशन देते हैं, और टाइप 2 में भी कभी कभी इंसुलिन देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने प्रॉपर मेडिकेशन करानी होती है। इंसुलिन जो होता है कभी जो हम बाहर से देते हैं, ठीक है, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्सेज होते हैं। मतलब जो बाहर तैयार किया जाता है तो किससे तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले बोवीन इंसुलिन, बोवीन या बोवाइन कह सकते हो। ये जो है कैटल, मतलब जो हम जो जानवर पालते हैं, भैंस, गाय वगैरह, ठीक है, उनसे लिया जाता है। उनके इंसुलिन, मतलब उनसे ड्रग्स तैयार करके दी जाती हैं। इसके अलावा है पोर्किन इंसुलिन जो है पिग, ये भी एक किस्म का जानवर है, ठीक है। आई थिंक कि उर्दू में तो मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन है एक, आप जाके देख लीजिएगा, जानवर ही है ये, ठीक है। तो उससे तैयार करके मतलब दिया जाता है। और इसके अलावा ह्यूमन से इंसुलिन लेके भी ड्रग्स में शामिल करके फिर जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। इसके अलावा जो ह्यूमन इंसुलिन होते हैं वो लिए जाते हैं लेबॉर्ट्री में, वो एक बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। मतलब ह्यूमन से इंसुलिन ले लिया, उसको एक बैक्टीरिया के बॉडी में इंजेक्ट किया बाहर लेबॉर्ट्री में, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया क्या करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी इंसुलिन की प्रोडक्शन कराती है। तो इसी तरह वो एक फैक्ट्री बन जाती है, मतलब जो बैक्टीरिया है वो एक फैक्ट्री बन जाती है। तो ये भी एक फ़ायदा है उसका, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई, एस्केरिचिया कोलाई, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस किए जाते हैं इसी तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं। अच्छा, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ये तो हम फार्माकोकाइनेटिक यूज़ कैसे, मतलब किस तरीके से आप दोगे, तो सबकोटेनियसली दे सकते हैं। सबकोटेनियसली मतलब इंजेक्शन के ज़रिए, जो स्किन में देते हैं ना, छोटी सी इंजेक्शन होती है इंसुलिन की, वो, या फिर IM भी दे सकते हो, IV भी दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन अटेन इन 60 to 90 मिनट्स, मतलब जब आप इंसुलिन दोगे तो ये 60 to 90 मिनट अपने हाई पीक पे पहुंच जाते हैं। मतलब इतने मिनट में वो अपना सही काम कर चुके होते हैं, फिर उसके बाद उनका काम कम होने लगता है अबाउट 90 मिनट्स के बाद, ठीक है। इसी तरह ये उनका जो है वो टाइम ड्यूरेशन होता है। इंसुलिन जो है हम मतलब उनकी जो प्रेफरेशन होती है, उनके जो मरीज़ को देने का ज़रिया होता है, ठीक है, वो अलग अलग होता है। जैसे कि किस सोर्स से बनाए गए हैं, कितना स्ट्रेंथ है, मतलब ये कि कितना इंसुलिन है, कितना मरीज़ को चाहिए और आप कितना दे रहे हैं स्ट्रेंथ, ठीक है, और उसका फार्मूला क्या है। हर मरीज़ के लिए अलग अलग डोज़ और अलग अलग फार्मूले के हिसाब से देते हैं, उसकी जितनी भी ज़रूरत होती है। नॉर्मली हम पर केजी में 0.3 यूनिट्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का वेट जो है वो
आप कह लें कि 70 किलोग्राम है, ठीक है। किसी का वेट अगर 70 किलोग्राम है, उसको आप 0.3 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक बनेगा कुछ 21 इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। और ये जो है डिवाइड नहीं, सॉरी, आई थिंक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि 0.3 से 0.3 यूनिट्स आप देंगे। अगर किसी का वेट 70 केजी है तो 70 केजी के हिसाब से आप उसको दिन में 20 इतने यूनिट्स दे सकते हो, ठीक है। और नॉर्मली अगर हम एवरेज बात करें तो 16 से 20 यूनिट्स डेली आप दे सकते हो एक मरीज़ को। जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं उनको आप इंसुलिन के 16 से 20 यूनिट डेली दे सकते हो। यूनिट जो है 1 सीसी के करीब, 1 सीसी से भी कम होता है। आप जो इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं इंसुलिन की एक ख़ास वो होती हैं सिरिंज, ठीक है। उसमें आप देखोगे कि एक एक छोटी छोटी लाइन होती है, एक लाइन 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो इस तरह आप 0.3 यूनिट दोगे, मतलब एक लाइन को आप 3 हिस्सों में या इतना डिवाइड करोगे, उसमें से 0.3 यूनिट जो है वो आप मरीज़ को दे सकते हो 1 किलो के हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर 70 किलो का है तो आप उसको मतलब 21 यूनिट्स, नॉर्मली हम 16 से 20 यूनिट दे सकते हैं। अच्छा जी, यार इनको बहुत चीखने की आदत है हमारे पड़ोसियों को। अच्छा जी, इसके अलावा एडवर्स इफ़ेक्ट इसके क्या होंगे, मतलब ये जब इंसुलिन आप दोगे तो इसकी वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कम कर रहे हैं तो एज ए साइड इफ़ेक्ट ये कम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा लिपोडिस्ट्रोफी या लाइपोडिस्ट्रोफी, मतलब ये कि लिपिड का लेवल जो है वो कम हो सकता है। फैट्स और लिपिड्स की डीजनरेशन हो सकती है और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं अगर बंदा एलर्जिक है इंसुलिन के साथ, ठीक है। अच्छा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, मतलब वो एजेंट्स होते हैं जो आप ओरली देते हैं। वो इंसुलिन जो आप ओरली देते हैं उसकी एक बहुत बड़ी क्लास है सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया के अंदर आपको ये सारे ड्रग्स बताए गए हैं, ग्लेबिनक्लामाइड और ग्लेक्लाजाइड, पता नहीं अजीब अजीब नाम है, ठीक है। ये सारे इंसुलिन है, मतलब ये आप दे सकते हो जो ओरली देते हैं। इसके अलावा बिगवनाइड में जो है मेटफॉर्मिन है, ठीक है। और तायो, ये बहुत मुश्किल नाम है, थायाजुलिडिनिडाइंस, पता नहीं कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं, थायाजुलिडिनिडाइंस, ठीक है। इसमें भी आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स बताए गए हैं, पायोग्लिजाटोन और ग्लिटाजोन और रोजीग्लिटाजोन। ये जोन वाले ड्रग जो है ये वो बड़ा सा जो नाम है इसमें आते हैं। ये क्लास है, वो क्लासेस है जो कि हम ओरली किसी भी पेशेंट को देते हैं इंसुलिन। इसके अलावा मिगलेटिनाइड जो है इसमें रिपाग्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड ये वाले ड्रग्स आते हैं। और नंबर 5 पे है अल्फ़ा ग्लूसिडोज इनहिबिटर्स, इसमें जो है कार्बोज, ये भी एक किस्म का इंसुलिन है जो कि ओरली दे सकते हैं। ये थी इंसुलिन की बात, जो कि हमने एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स पढ़े। अब हम आते हैं क्लास नंबर 2 पे, दैट इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और नाम से पता चलता है कि ये सारे क्या कौन से ड्रग्स होंगे, स्टेरॉइड ड्रग्स होंगे। इसमें हम पढ़ेंगे उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एड्रेनल ग्लैंड की, इसके अलावा इसके काम क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हमारे बॉडी में ये काम करते हैं, ठीक है। ये इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स है। आगे जो है ये स्टार्ट होंगे इससे एनाटॉमी ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड आपको पता होगा कि हमारे गुर्दे के ऊपर, किडनी के ऊपर एक किस्म का इस तरह का ग्लैंड होता है, इसको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। या इसको हम सुप्रा रेनल ग्लैंड भी कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सेट इज द टॉप ऑफ द किडनी के टॉप पे मौजूद होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक होता है ये कैप्सूल, बाहर का जो लेयर है, दूसरा ये जो है इसको हम कहते हैं कॉर्टिक्स, और बिल्कुल अंदर का जो लेयर है इसको हम कहते हैं मेडुला, ठीक है। इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, मतलब ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये काम क्या करता है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है। जैसे कि इसका मेडुला है, मतलब ये वाला हिस्सा, अंदर का हिस्सा जो है, ठीक है, ये क्या काम करता है, 2 किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जो फ्लाइट, फाइट और फ्राइट वाले सिचुएशन में काम करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन जिसको हम कहते हैं, इसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ता है, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ता है और ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सारी चीज़ें एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ये हार्मोन है जो कि मेडुला से रिलीज़ होते हैं। दूसरा क्या है, कॉर्टेक्स, जो इसके बाहर ये वाला जो रीजन है, ठीक है, मेडुला के बाहर,
इससे एक दो किस्म के हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दोनों को कहते हैं, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर आपको फिर दो किस्म के हार्मोन मिलेंगे। एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लाइक कॉर्टिसोल, ठीक है, जो कि बॉडी को स्ट्रेस सिचुएशन में जो है वो करते हैं, और स्पेशली ये ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और दूसरा जो है, इसीलिए तो इसको कहते हैं ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, स्ट्रेस में भी काम करते हैं, कॉर्टिसोल वाला हार्मोन, ठीक है। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें अल्डोस्टेरॉन आते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, ये चीज़ें कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इससे एक और भी हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजन, जो कि मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन हैं। उनके अंदर जो है वो सेक्स करेक्टर्स लाते हैं, मेल को मेल बनाना, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी आना, मूंछ आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेल, और फीमेल में जो है वो फीमेल वाले आवाज़ का बारीक होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, ये सारी चीज़ें जो है वो फ़ीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। तो ये हार्मोन जो है ये सारे कहाँ से रिलीज़ होते हैं, इस एड्रिनल ग्लैंड से, इसके यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन से हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होते हैं। अच्छा जी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब जो सिस्टमिक होते हैं, ठीक है, मतलब जो ड्रग्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड एजेंट्स, वो ड्रग्स जो कि हम एज आ कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, तो सबसे पहले उसमें सिस्टमिक होते हैं। सिस्टमिक मतलब जो कि पूरी बॉडी में जाके काम करते हैं, फैलते हैं, ठीक है, वो तो आप या ओरली देंगे या फिर आईवी के ज़रिए देंगे। उसके अंदर जो ड्रग्स है दैट इज़ प्रेडेंसन और मिथाइल प्रेडेंसिलोन, ठीक है, कॉर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये जो है वो ड्रग्स है जो सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, मतलब पूरी बॉडी में काम करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड अवेलेबल फॉर इन्हेलेशन, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि हम इन्हेल करते हैं, मतलब नाक के ज़रिए या जिस तरह हम इन्हेलेशन करते हैं ना, तो उसी ज़रिए हम लेते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से आते हैं, बेक्लोमेथासोन, ठीक है, डेप्रोपाइनेट, अजीब अजीब बहुत मुश्किल नाम है, ठीक है, और ट्राइमेकिनलोन एसिटिनाइड, ये आप पढ़ लीजिएगा, नाम है, और वो सारे वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि आप एज अ इन्हेलेशन देते हो। इसका मूड ऑफ एक्शन मतलब काम किस तरीके से करते हैं या जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये क्या करते हैं कि इनहिबिट मेनी ऑफ द सेल इन्वॉल्व इन एयरवेज इन्फ्लेमेशन, एयरवे के अंदर जो सेल इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, मतलब नाक और ट्रेकिया और ब्रोंकाई, इनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन वाले सेल होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। मास सेल जो कि एलर्जिक रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। प्लाज्मा एक्सुडेशन का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स हमारे होते हैं उनमें से प्लाज्मा का बाहर जाना, प्लाज्मा हमारे ब्लड का वाटरी पार्ट होता है, ठीक है, उसका बाहर जाना, टिश्यूज़ में जो है वो जमा होना जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा एक्सुडेशन। तो ये वाले जो ड्रग्स होते हैं ये उसको भी इनहिबिट करते हैं, और इसके अलावा म्यूकस सिक्रीशन को भी इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिड्यूसेस द एक्युमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल आपको पता होगा कि वो सेल्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन में काम करते हैं, तो उसको कम करते हैं, सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स और इजिनोफिल, ये सारे इम्यून सिस्टम के सेल है जो कि स्पेशली इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिएक्शन और इस तरह की चीज़ों में काम करते हैं, तो इनकी तादाद को वो क्या करते हैं, कम करते हैं, जो इन्हेलेशन वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्ट द माइक्रोवेस्कुलेचर मतलब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, उनमें जो है ब्लड जा रहा होता है और हर जगह पे जो है ब्लड सप्लाई हो रही होती है, तो ये क्या करते हैं कि उन छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को बंद करें ताकि जो इन्फ्लेमेशन साइट है वहाँ पे फ्लूइड और वो चीज़ें लीक ना हो, ठीक है, और सेल ज़्यादा से ज़्यादा ना जाए ताकि ख़राबी ज़्यादा ना हो। तो ये इसके सारे यही काम है। इसके अलावा रिस्टोर रिस्पॉन्सिवनेस टू बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन, मतलब ये कि इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज द एफिनिटी टू ऑफ द रिसेप्टर फॉर द बीटा एगोनिस्ट। बीटा एड्रेनर्जिक आपको पता होंगे कि एक किस्म के रिसेप्टर है जो कि ब्लड वेसल्स और पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं, तो उनकी रिस्पांस को बढ़ाते हैं, मतलब उनको ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं कि वो उसके ऊपर जब ड्रग्स आएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स को लें और अच्छे से अच्छा काम करें, ठीक है। जब आप ये देते हो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो तकरीबन 1 से 4 घंटे में इसका
इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। और ये हम आईवी मतलब अगर आईवी देते हो, ठीक है, तो 1 से 4 घंटे में। और आईवी बोलस इज़ गिवन इन स्टेटस एस्थमेटिक्स फॉर दिस इफ़ेक्ट। स्टेटस एस्थमेटिक्स का मतलब क्या होगा कि वो अस्थमा जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है। अस्थमा आपको पता है एक सांस की बीमारी होती है ख़तरनाक किस्म की, ठीक है। तो स्टेटस सिस्टमेटिक्स फिर ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर उसके साथ हम स्टेटस लगाते हैं तो मतलब ये कि ये जानलेवा हो सकती है। तो अगर उस सिचुएशन में उसमें फिर क्या होता है, जब किसी को ये बीमारी होती है कि उनको कोई एंटीबायोटिक्स कोई ड्रग्स उन पे नॉर्मली काम नहीं कर रहे होते, तो हम उनको ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड आईवी देते हैं। तो उससे थोड़ा बहुत जो है उनको रिलीफ मिलता है और थोड़ा बहुत उनका सिचुएशन बेहतर हो सकता है। तो ये जो है उसमें भी आईवी बोलस देते हैं, स्पेशली स्टेटस सिस्टमेटिक्स में, जो नॉर्मली ड्रग्स उसके ऊपर काम आसानी से नहीं करते। पॉइंट ये है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपको पता है कि स्टेरॉइड्स है, तो स्टेरॉइड्स इज़ वेरी नॉट गुड फॉर द बॉडी, ठीक है। इसको जो है इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो मेजर साइड इफ़ेक्ट हुए ये आपको बताए गए हैं कि इंसोमनिया हम कह सकते हैं बंदे की नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती, ठीक है। इसके अलावा मूड चेंजेस होते हैं, कभी गुस्सा, कभी खुश, कभी परेशान, ठीक है। मैनिक डिप्रेशन में बंदा चला जाता है। शिज़ोफ्रीनिया या स्किज़ोफ्रीनिया, ठीक है। शिज़ोफ्रीनिया हम ज़्यादातर कहते हैं। शिज़ोफ्रीनिया मतलब ये कि दिमागी तौर पर बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हेलुसिनेशंस और आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि रियल में नहीं होती, बंदा अलग थलग रहता है। ये एक अच्छा खासा बहुत बड़ा डिसऑर्डर है ब्रेन का, ठीक है, शिज़ोफ्रीनिया। आप हम आगे जाके पढ़ेंगे कहीं, ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो ये जो है काफ़ी ख़तरनाक डिसऑर्डर है। तो ये एज अ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है स्टेरॉइड्स के ज़्यादा यूज़ करने से। इसके अलावा कैटरेक्ट फॉर्मेशन जो आंखों की बीमारी होती है, लेंस ख़राब हो जाता है, नज़र ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें सही से समझ नज़र नहीं आती। मायोपैथी ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स होते हैं स्केलेटल के वो ख़राब हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर, स्टमक के अंदर अल्सर, ज़ख़म प्रोड्यूस होते हैं। फ्लूइड रिटेंशन, बॉडी के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हाइपरटेंशन होती है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। और WBC का जो काउंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन वगैरह ज़्यादा होती है ना, तो उसकी वजह से ये WBC काउंट जो है उसमें ज़्यादा हो जाता है एज अ साइड इफ़ेक्ट। अच्छा जी, इसके अलावा क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एरोसोल स्टेरॉयड क्या होते हैं? वो स्टेरॉयड जो कि हम इनहेल करते हैं, ठीक है। और इनहेल आप कब करोगे? जब आपके किसी रिस्पायरेटरी सिस्टम में मसला हो, तब आप ये वाले स्टेरॉयड यूज़ करोगे, ठीक है। एरोसोल स्टेरॉयड नाम याद होना चाहिए, अक्सर ये जो है पूछा जाता है पेपर में, व्हाट आर एरोसोल स्टेरॉयड्स। तो इनहेलेशन वाले जो स्टेरॉयड होते हैं, वो ड्रग या वो स्टेरॉयड जो कि हम इनहेल करते हैं, उसको हम एरोसोल स्टेरॉयड कहते हैं। ये हम अस्थमा में यूज़ करते हैं या COPD वाले जो डिजीज़ होती हैं उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ब्रोंकाई में, कोई लंग्स में, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जो कि क्रॉनिक हो, उनमें हम स्टेरॉयड यूज़ करते हैं, और स्पेशली एरोसोल स्टेरॉयड्स, ठीक है। इसके अलावा एंड्रोजेनिक या फिर हम इसको एनाबॉलिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है, ये उनकी नकल करते हैं। तो जब ये आप देते हो किसी को, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाते हैं या फिर उनकी तरह काम करते हैं, ख़ुद जाके टेस्टोस्टेरोन की तरह बॉडी में काम करते हैं और मेल के अंदर मस्कुलिनिटी, मसल स्ट्रेंथन और ये सारी चीज़ें कराते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि एंड्रोजेनस सेक्स हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स इन बोथ मेन। एंड्रोजेनस अभी जो हमने पढ़ा एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मेल और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और जो एंड्रोजन था वो सेक्स कैरेक्टर्स लाते हैं। तो ये जो है एनाबॉलिक इफ़ेक्ट हम इसको कहते हैं, ठीक है, जो मसल फॉर्मेशन करते हैं नॉर्मली। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एंड्रोजेनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये जब आप किसी को देते हैं, स्पेशली जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, मतलब वो लोग जो कि स्पोर्ट्समैन होते हैं, ठीक है, एथलीट्स होते हैं, तो वो इसको जैसे कि रेसलिंग में या फिर बॉक्सिंग और ये लोग जो है स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो इलीगल लेते हैं, मतलब कानूनी तौर पर ये कोई लीगल चीज़ नहीं है, ना ही उनको अलाउड है, इलीगली लेते हैं। जिम वाले लोग भी अक्सर ये ज़्यादातर खाते हैं।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनके मसल्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं और वो जो है ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, ज़्यादा उनकी बॉडी मजबूत हो जाती है। तो ये जो एनाबॉलिक वो है या एंड्रोजेनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये मेल में टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करते हैं और मस्कुलाइन बनाते हैं मेल को, उनकी बॉडी को मजबूत बनाते हैं। और जो स्पेशली एथलीट्स होते हैं ये लेते हैं, वो इलीगली लेते हैं, ठीक है, पॉइंट उसमें। अच्छा, इसके अलावा इसको हम लीगली जो है एनीमिया में देते हैं मरीज़ को, आरबीसी प्रोडक्शन जो है वो ये बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करते हैं, तो अगर किसी को हाइपोगोनेडिज्म है, मतलब किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, सेक्सुअल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो उनको भी ये दे सकते हैं। तो फिर वो लीगल है, मतलब इलाज है। लेकिन अगर कोई इसको इलीगल यूज़ करता है मसल रिटेंशन के लिए, मसल गेनिंग के लिए और स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो फिर वो इलीगल होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, हाँ वही है, यूज़ बाय एथलीट्स कंट्रोवर्शियल ड्यू टू मेनी साइड इफ़ेक्ट्स। बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि हमने पढ़ा, शिज़ोफ्रेनिया, इंसोम्निया, बहुत सारी। तो इसलिए हम मतलब इलीगली ये यूज़ करते हैं लोग, लेकिन इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो, ठीक है। बॉडी वेट और मास गेन करने के लिए लोग लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं क्लास नंबर 3, दैट इज़ थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। अब इसको मेनली हम थायराइड ग्लैंड के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको थायराइड ग्लैंड का पता है कि हमारे नेक के अंदर एक बटरफ्लाई शेप मौजूद होता है बिहाइंड द लैरिंक्स, ठीक है। थायराइड हार्मोन रिलीज़ होते हैं, इससे 2 किस्म के हार्मोन, ठीक है। इसको हम कहते हैं T3 और T4। लिवोथायरोक्सिन नाम आपने याद रखना है। T4 हार्मोन को क्या नाम कहा जाता है? लिवोथायरोक्सिन। और T3 को क्या कहते हैं? ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। ये अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे 2 किस्म के हार्मोन रिलीज़ होते हैं, T3 T4। इसका जो काम होता है वो सिंपली थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है उनका काम मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है कि वो लिपिड मेटाबॉलिज्म कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कराते हैं बॉडी के अंदर, उसको मतलब उससे एनर्जी लेते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इसका काम होता है। जैसे कि किसी के बॉडी में ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है तो वो जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगली, वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर कम हो जाए तो फिर वो डॉर्फिज्म हो जाता है, ठीक है, डिफिशिएंसी और उसकी जो एक्सेसिव रिलीज़ होती है उसकी वजह से। अच्छा, इसके अलावा अदर भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी इसके इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब असर होते हैं, वहाँ भी काम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, मतलब इसके थायराइड ग्लैंड के जो काम होते हैं वो यही है, ठीक है। अभी कभी कभी इसमें जो है बहुत सारे डिजीज़ आते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि जो T3 T4 हार्मोन है वो बहुत कम रिलीज़ होता है या रिलीज़ हो ही नहीं होते, ठीक है। तो इसकी वजह से नॉन गोइट्रस और गोइट्रस जो चीज़ें होती हैं, मतलब गोइटर जो बन जाता है ना नेक के अंदर, हाइपोथायराइडिज्म में कभी कभी जो है वो गोइट्रस बन भी जाता है, कभी नहीं भी बनता। हाइपरथायराइडिज्म में गोइट्रस बनता है और वो टॉक्सिक होता है, मतलब उसकी वजह से नुकसान भी होता है बंदे को, मतलब, ठीक है। इसके अलावा उसकी वजह से ग्रेव डिजीज़ जो हम पढ़ चुके हैं वो भी होती है। कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा बंदा ड्रग लेता है तो उसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड जो है वो हाइपरथायराइडिज्म में चला जाता है। तो ये बहुत सारी इसकी बीमारियां भी होती है। अब हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब थायराइडिज्म का मसला है लेकिन उससे हार्मोन रिलीज़ नहीं हो पाते, ठीक है, कमी है, तो उसमें आप कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे ये आपको बताया गया है। थायराइड USP, थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, लेवोथायरोक्सिन सोडियम और लायोथायोरिनिन सोडियम, ठीक है, लायोट्रेक्स, ये सारे वो ड्रग्स हैं जो कि हम हाइपोथायराइडिज्म में देते हैं। इसके आपको डोजेस भी बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा ये वाले जो ड्रग्स हैं ये हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं, मतलब जब थायराइड ग्लैंड जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हार्मोन रिलीज़ करता है, तो उस सिचुएशन में फिर हम हाइपरथायराइडिज्म वाले सिचुएशन में ये वाले ड्रग देते हैं, जिसकी एक कैटेगरी है थायोनामाइड्स, ठीक है, उसके अंदर आता है मेथामेजोल, कार्बामेजोल और प्रोपाइल थायोयूरासेल, ठीक है। ये वो ड्रग्स हैं जो कि हाइपरथायराइडिज्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके भी आपको डोजेज और ग्राम वगैरह बताए गए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं।
टाइम इंटरवल भी बताया गया है कि आप इसको 8 घंटे बाद देंगे, इसको 5 घंटे और 6 और हफ्ते में इतने बार देंगे, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आयोडीन भी एक अदर क्लास है जिसमें जो है पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन और ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम मरीज़ को आयोडीन की मतलब अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए देते हैं, पोटाशियम आयोडाइड और ये सारी चीज़ें। इसके आपको मतलब कंसिड्रेशन और नर्सिंग प्रायोरिटीज़ के कब कब आपने देना है, किन किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इंडिकेशन और ये सारी चीज़ें क्या है। इसका मेन इंडिकेशन क्या है कि अगर किसी को थायराइड की कमी है, लिवोथायरॉक्सिन की कमी है, उसमें आप दोगे, ठीक है। और कौन सा ड्रग दोगे? अगर किसी को थायराइड डिफिशिएंसी है, लिवोथायरॉक्सिन वाले जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो देखो T4। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे, आपके मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, स्वेटिंग होगी, ये सारी चीज़ें इसके एडवर्स इफ़ेक्ट में आते हैं। इन प्रेगनेंसी या हाइपोथायराइड पेशेंट शुड बी केयरफुली असेस्ड। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको आप ये और उसको कोई थायराइड का मसला है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म है, तो उनको आप बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ये वाले ड्रग्स दोगे क्योंकि अक्सर इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हाइपरथायराइडिज्म की बात करें तो थायनामाइड आर यूज्ड एज प्रिंसिपल थेरेपी इन हाइपरथायराइडिज्म। ज़्यादातर जो ड्रग यूज़ होता है हाइपरथायराइडिज्म में वो है थायनामाइड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड आर लाइबल टू कॉज माइनर एंड मेजर एडवर्स इफेक्ट। इसके ज़ाहिरी बात है हर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट और वो सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आयोडाइड जो है वो थायराइड स्ट्रोम में यूज़ होता है। जब बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होते हैं ना, उसको हम कहते हैं थायराइड स्ट्रोम, मतलब थायराइड की एक तूफ़ान। तो इसकी वजह से हम फिर आयोडाइड जो है वो वाले ड्रग्स देते हैं। एंटीसेप्टिक भी, मतलब एज ए एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया वगैरह को कम करने के लिए। और स्पेशली अगर किसी को आयोडिज़म है, आयोडिज़म मतलब ये कि किसी के बॉडी में आयोडीन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम आयोडाइड देते हैं। अच्छा, रेडियो आयोडीन इज़ यूज इन थायराइड कार्सिनोमा अलॉन्ग विद सर्जरी। अगर किसी को थायराइड का कैंसर है तो उसमें फिर हम रेडियो आयोडीन देते हैं, ये वाले ड्रग्स भी देते हैं और उसकी सर्जरी भी की जाती है। एंड इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन। लेकिन ये वाले जो रेडियो आयोडीन है ये हम बच्चों में और प्रेग्नेंट फीमेल में, या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग वमेन होती है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें हम ये नहीं देते क्योंकि उनके बच्चों पे जाके असर होगा, ठीक है, बच्चों के लिए ये नहीं होते। इसके नर्सिंग प्रोसेस की बात करें तो ज़ाहिरी बात है आप ऐसे पेशेंट को असेस करोगे, उसके जो डायग्नोसिस है उसको देखोगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखोगे कि जो ड्रग आप दे रहे हो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, आपने जो प्लानिंग की थी उसके मुताबिक काम चल रहा है या नहीं चल रहा। जो अगर उसको कोई भी मसला है या कोई भी उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई डोज़ में मसला है, डोज़ जो है वो इधर उधर हो रहा है, या फिर वो ड्रग नहीं लेना चाहता, ये सारी चीज़ें आपकी एज ए नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप ये, इसमें तो इतना नहीं लिखा हुआ, बस आपको उसके जो है वो स्टेप्स बताएगा नर्सिंग प्रोसेस के, ठीक है, लेकिन एज ए नर्स आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती है। आखिर में जो है आप उसको एवॉल्वेट करोगे, मतलब देखोगे कि जो आपने उसको ड्रग्स दिए हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म वाले, ठीक है, उसने अपना काम सही से किया, उसका मसला थोड़ा बहुत हल हुआ या सही हुआ या मज़ीद वो ख़राब हो गया, किस तरीके से वो किस सिचुएशन में आ गया है आफ्टर द यूजिंग ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक है। तो फिर आप उससे जो है, मतलब ये आपका एज ए नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका नर्सिंग प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट थायराइड ड्रग्स। आई होप कि चीज़ें समझ आ गई होगी आपको, और बहुत ही इजी चीज़ें हैं, बस आपको जो है ड्रग्स के कुछ नाम याद होनी चाहिए। और इसमें बीमारियों के बारे में बताया गया है जो कि हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ भी इसमें न्यू नहीं है, बस ड्रग्स के नाम है जो कि याद होने चाहिए। एंड दैट्स ऑल अबाउट थायराइड डिसऑर्डर्स एंड इट्स ड्रग्स। आई होप कि क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।